Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Decode Biology. Today I am here to continue the topic regulation of gene expression in prokaryotes. This is the second video in this category. Here we are going to discuss about the lac operon regulation. In the first part we have discussed about the basic structure of the lac operon and how lac operon normally functions when it is generally switched on or switched off. So now we are going to discuss about the positive and negative regulation of the lac operon in detail, how lac operon is positively regulated and how it is negatively regulated. So let's start without any delay. सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन की. लैक ओपेरॉन का हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था. तो क्या है कि लैक ओपेरॉन जो है वो एक स्विच की तरह काम करता है कि कब किन्हीं पर्टिकुलर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हमें ऑन करना है और कब उसे ऑफ रखना है ज़रूरत के हिसाब से, सेल की कंडीशंस के हिसाब से. तो यहाँ पे हम लैक्टोज ओपेरॉन की बात कर रहे हैं. तो लैक्टोज ओपेरॉन एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है जिसे ऑन तब किया जाता है जब लैक्टोज प्रेजेंट हो बैक्टीरिया के कल्चर मीडिया में, ग्रोइंग कल्चर मीडिया में. अगर लैक्टोज गिवन है उसे एज सोर्स ऑफ एनर्जी, उसे लैक्टोज का अपटेक करके उससे एनर्जी लेनी है, तो हम वहाँ पे लैक ओपेरॉन को इंड्यूस करवाया जाता है, सेल के थ्रू ऑन होती है. और अगर बैक्टीरिया के पास कल्चर मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है, और उसके पास ग्लूकोज प्रेजेंट है, इन दैट केस लैक ओपेरॉन इज जनरली रिमेन्स स्विच्ड ऑफ. तो अब हम देखते हैं कि स्विच्ड ऑफ के पीछे क्या मैकेनिज्म रहता है. वो है नेगेटिव रेगुलेशन की बात करेंगे. सबसे पहले रेगुलेशन समझने के लिए ये पता होना चाहिए कि जो हमने पिछली वीडियो में भी बोला था कि बेसल लेवल जो है ट्रांसक्रिप्शन का वो होता है अगर लैक्टोज प्रेजेंट है. तो अगर हम रिप्रेसर को हटा दें और जो पॉजिटिव रेगुलेटर है उसको हटा दें, दोनों को हटा दें, तो जो जनरल लेवल रहता है वो है बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जब जो कि नॉर्मली लैक्टोज की प्रेजेंस में ऑन होता है. अगर लैक्टोज नहीं है मीडियम में और नेगेटिव रेगुलेशन ऑन हो रहा है मैकेनिज्म, तो वहाँ पे जो होगा वो होगा बिलो बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि एक बिलो बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन माइन्यूट अमाउंट में हमेशा ऑन रहता है. तो माइन्यूट क्वांटिटी में जो जीन्स हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, पर्मिएज, ट्रांसएसिटाइलेज, जो ये प्रोटीन्स हैं तीनों, ये माइन्यूट अमाउंट में सेल में प्रेजेंट रहते हैं, चाहे लैक्टोज हो चाहे ना हो. बट अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो उनका जो अमाउंट है वो सेल में बढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए हम तब उसको स्विच ऑन कराते हैं और फिर बेसल लेवल चलता है. तो अब ये बिलो बेसल क्या है, बेसल क्या है, ये हम आगे चलेंगे पढ़ेंगे. पहले हम इस स्लाइड पे फोकस करते हैं जिसके बारे में हमें नेगेटिव रेगुलेशन का थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा रिप्रेसर है जो लैक ओपेरॉन को नेगेटिवली रेगुलेट करता है. सो अगर हमारे पास लैक्टोज एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द लैक रिप्रेसर बाइंड्स टू द लैक ऑपरेटर एंड प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन ऑफ द लैक ऑपरेटर. क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया के पास कल्चर मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो जो लैक रिप्रेसर है वो लैक ऑपरेटर से बाइंड करेगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन को प्रिवेंट करेगा. फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने से पहले आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना ज़रूरी है जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी. तभी आपको आइडिया होगा कि ऑपरेटर क्या है, प्रमोटर क्या है, रिप्रेसर क्या है और कौन से स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं लैक ओपेरॉन में. सो वो अगर वो नहीं देखी तो इसको रिज्यूम करके पहले वो देखो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना, तभी ये समझ आएगा रेगुलेशन. सो अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो जो लैक रिप्रेसर है वो लैक ऑपरेटर से बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि एक एक्टिव रिप्रेसर के ओपेरॉन से बाइंड करने से डीएनए से एक एक्टिव रिप्रेसर आके बाइंड हो जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रिवेंट हो रही है. इसलिए हम इसको बोल रहे हैं नेगेटिव रेगुलेटर, क्योंकि जो रिप्रेसर है वो लैक ओपेरॉन की फंक्शनिंग को नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन. सो बिकॉज द बाइंडिंग ऑफ एन एक्टिव रिप्रेसर प्रिवेंट्स द ट्रांसक्रिप्शन, इट इज टर्म नेगेटिव रेगुलेशन. और अगर कोई ऐसा एनहेंसर मॉलिक्यूल होगा या एक्टिवेटर होगा जो कि उस ओपेरॉन की फंक्शनिंग को इन्हांस कर दे, बढ़ा दे, अबव बेसल लेवल कर दे, तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन. उसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नेगेटिव रेगुलेशन है. सो लैक रिप्रेसर मॉलिक्यूल इज अ होमोटेट्रामर मेड अप ऑफ 4 आइडेंटिकल सबयूनिट्स. लैक रिप्रेसर क्या है, एक होमोटेट्रामर है
जिसके जो चार सब यूनिट्स है, टेट्रामेर मीन्स 4 सब यूनिट्स, होमो मीन्स चारों सब यूनिट्स आइडेंटिकल हैं. तो इट बाइंड्स विद द हाई एफिनिटी टू द लैक ऑपरेटर. The specificity of high affinity DNA binding ensures that the repressor will bind only the operator on the DNA near the genes it is controlling and not to the random sites distributed through the chromosome. इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास DNA है, DNA में ही ये सारे सीक्वेंसेस हैं, प्रमोटर, ऑपरेटर, ये सारे सीक्वेंसेस जो हैं DNA में प्रेजेंट है. जीन्स भी डीएनए में हैं, चाहे वो रिप्रेसर के लिए हो या स्ट्रक्चरल जीन्स, जो रेगुलेटरी जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, सारे जीन्स हमारे डीएनए में प्रेजेंट है. तो जो लैक रिप्रेसर है, रिप्रेसर कैसे बना, जो लैक आई जीन है डीएनए में, उसका जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ उसका एक्सप्रेशन कंस्टिट्यूटिव है, ऑलवेज ऑन रहता है. तो जब हमारे पास लैक रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन की 4 आइडेंटिकल सब यूनिट्स है और उस प्रोटीन की ऐसी एफिनिटी है, अच्छी एफिनिटी है ऑपरेटर के साथ. तो जो ये एफिनिटी है अच्छी उसकी प्रमोट ऑपरेटर सीक्वेंस के साथ, वो ये इंश्योर करती है कि जो रिप्रेसर है वो डीएनए में जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उनके पास ही जो ऑपरेटर है उससे बाइंड करेगा. ये नहीं है कि पूरे डीएनए में या कहीं पे भी क्रोमोसोम में जाके वो रैंडमली बाइंड कर जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास एफिनिटी अच्छी है ऑपरेटर के लिए, उसकी स्पेसिफिसिटी है कि वो मेजर ग्रुप ऑफ द डीएनए के साथ ही बाइंड करता है. तो उसकी जो ये स्पेसिफिसिटी है, इसकी वजह से ये इंश्योर होता है कि रिप्रेसर जो है ऑपरेटर के साथ ही बाइंड करेगा वहीं पे जहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है. उन जीन्स जिनको ये कंट्रोल कर रहा है उसके पास ही, उसके प्रॉक्सिमिटी में ही वो डीएनए में बाइंड करता है, रैंडमली कहीं पे भी बाइंड नहीं करता. सो बाय बाइंडिंग टू द ऑपरेटर द रिप्रेसर प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन बाय आरएनए पॉलीमरेज. ये सारा जो मैकेनिज्म है हम अभी जस्ट डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिकली, पिक्टोरियली. बस ये एक ओवरव्यू है ताकि आपको जस्ट बेसिक आइडिया मिल जाए कि होने क्या वाला है. जो लैक रिप्रेसर है उसके पास 2 रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं. एक होती है डीएनए बाइंडिंग साइट जो कि ऑपरेटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है, और एक होती है एलोस्टेरिक साइट. तो जो 2 साइट्स है, एक डीएनए बाइंडिंग साइट विच कैन रिकॉग्नाइज द specific operator DNA sequence for the lac operon, and an allosteric site that binds to the allosteric effector like allolactose and similar molecules. जब रिप्रेसर के पास 2 साइट्स हैं, एक है डीएनए बाइंडिंग साइट जो ऑपरेटर से बाइंड करेगी और दूसरी होती है एक एलोस्टेरिक साइट जिस पे इंड्यूसर यानी एलोलैक्टोज बाइंड करता है. सो अगर एलोलैक्टोज जो कि इंड्यूसर का काम कर रहा है वो रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है, तो रिप्रेसर की जो डीएनए बाइंडिंग साइट है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आता है. जैसे कि एलोस्टेरिक साइट पे आके इंड्यूसर ने बाइंड किया तो उसके रिप्रेसर के अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज आया जिससे उसकी डीएनए बाइंडिंग साइट जो है वो थोड़ी चेंज होगी, उसकी शेप अल्टर होगी. अगर वो शेप चेंज होगी तो उसका डिसोसिएशन हो जाएगा डीएनए के ऑपरेटर सीक्वेंस से, और फिर प्रमोटर जो है वहाँ पे से पॉलीमरेज आगे मूव कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो पाएगी. सो अब हम देखते हैं सारा मैकेनिज्म कैसे चलता है. ये है हमारे पास लैक ऑपेरॉन. इसका ये स्ट्रक्चर हमने अपने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था, और ये कंडीशन हम ले रहे हैं जब लैक्टोज हमारे पास एब्सेंट है, व्हेन देयर इज़ नो लैक्टोज. सो बिलो बेसल क्या रहता है, ये हमारे पास जीन्स हैं, पीआई जीन विच इज़ द पीआई प्रमोटर सीक्वेंस है, जीन है आई, लैक आई जीन विच कोड्स फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन. लैक आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन एंड हेयर इज़ द प्रमोटर सीक्वेंस विच where RNA polymerase binds and ensures the transcription of LAC-I gene. Then we have another promoter and operator for these structural genes. These are the 3 structural genes Z, Y and A which codes for the 3 functional proteins for LAC operon. So here is the promoter sequence and there is the operator sequence. प्रमोटर पे क्या होता है, प्रमोटर पे पॉलीमरेज आके बाइंड करता है और पॉलीमरेज प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, इसे बाइंड करेगा एंड देन इनकी ट्रांसक्रिप्शन कराएगा. बट वो ट्रांसक्रिप्शन तब होगी जब यहाँ के लिए जो ये रास्ता है ये हमारा साफ होगा, ये रास्ता क्लियर होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी यहाँ. और ऑपरेटर है ऐसा सीक्वेंस जिस पे रिप्रेसर आके बाइंड करता है. सो फर्स्ट वीडियो में तो हमने जनरल देखा था कि कैसे चलता है, यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं. ये जो लैक आई जीन है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू
लैकाइजिन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो हमारे पास एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल आएगा। ये एक रिप्रेसर है, ये है सिंगल सब यूनिट, और 4 सब यूनिट्स चाहिए हमें, टेट्रामर है ये, तो ये हो जाता है हमारे पास 4 सब यूनिट्स, 1 आइडेंटिकल 4 सब यूनिट्स, 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज द होमोटेट्रामर। अब क्या होता है, जो हमारा ये रिप्रेसर है इसके पास 2 साइट्स हैं। एक तो है रिकॉग्निशन साइट, यहाँ पे सपोज यहाँ पे इसके पास है डीएनए बाइंडिंग साइट, ठीक है, और एक इसके पास है यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट, डिफरेंट कलर से शो करते हैं एलोस्टेरिक साइट, ये है सपोज एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमारे पास लैक्टोज एब्सेंट है तो हमारे पास कोई इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, तो इंड्यूसर की एब्सेंस में ये जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर, इसका एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिव है, हमेशा चलेगा, ये आके ऑपरेटर से बाइंड करेगा अपनी डीएनए बाइंडिंग साइट से, इस वाली साइट की हेल्प से। सो यहाँ पे ये डीएनए से बाइंड करेगा। यहाँ पे जब लैक्टोज एब्सेंट है, कोई इंड्यूसर नहीं है, तो ये रिप्रेसर जो है ऑपरेटर से आके बाइंड करेगा। अब रिप्रेसर सिंस ऑपरेटर से आके बाइंड कर दिया, उसने ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर दिया। सो अब जो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आया, उसके पास स्पेस नहीं है, उसके आगे एक ऑब्स्ट्रक्शन है रिप्रेसर नाम की, जिसने ऑपरेटर सीक्वेंस को ब्लॉक कर दिया। सिंस इसने ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया तो पॉलीमरेज फर्दर मूव नहीं कर सकता ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए इन तीनों जीन्स की। सो इस तरह से जो लैक्टोज की एब्सेंट है वो ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ रखती है, यानी इन तीनों जीन्स का, स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, जिसकी वजह से अब हमारे पास क्या रहता है कि इन तीनों जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं रहा है, ट्रांसक्रिप्शन इज ऑफ नाउ। ट्रांसक्रिप्शन जो है ऑफ रहता है, तो इसको हम बोलते हैं बिलो बेसल, मतलब बिलो बेसल बोलना इज़ मोर अप्रोप्रिएट रेदर देन टू से ट्रांसक्रिप्शन रिमीन्स ऑफ। ठीक है, रिप्रेसर आके यहाँ पे बाइंड कर गया तो पॉलीमरेज नहीं मूव कर पा रहा, मतलब उतना अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही इन जीन्स की, लेकिन एक बिलो बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव इन द सेल, so that low amount of beta galactosidase is always present, so that when lactose is present it can be turned on। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कभी लैकोपेरोन चल नहीं पाएगी, क्योंकि ये सेल में प्रेजेंट है, तो एक बिलो बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमेशा चलता रहता है। अब हम देखते हैं बेसल लेवल क्या होता है। सपोज अब कंडीशन है कि हमारे पास लैक्टोज आई सेल में, जो लैक्टोज है वो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होती है, पहले लैक्टोज कन्वर्ट्स इनटू एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज बाय द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एक बिलो बेसल अमाउंट में ट्रांसक्रिप्शन होने की वजह से थोड़े अमाउंट में सेल में प्रेजेंट था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से लैक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है। अब क्या होता है कि ये जो एलोलैक्टोज है ये यहाँ पे बाइंड करता है रिप्रेसर के, जिसकी वजह से अब क्या होता है, रिप्रेसर की कन्फर्मेशन में चेंज हो जाता है। कैसा चेंज हो जाता है, रिप्रेसर कैसा हो जाता है, सपोज बाइंड किया यहाँ पे हमारे पास एलोस्टेरिक साइट पे,
In the presence of lactose, which is an inducer, beta-galactosidase come into action to convert lactose into allolactose. Actually, allolactose is the true inducer of the lac operon. Allolactose binds to the इंड्यूसर बाइंडिंग साइट ऑन द रिप्रेसर. रिप्रेसर के पास दो साइड से, एक डीएनए बाइंडिंग साइट और एक एलोस्टेरिक साइट, जहाँ पे इंड्यूसर बाइंड करता है. तो एलोस्टेरिक साइट पे जब एलोलैक्टोज आके बाइंड करता है तो रिप्रेसर की डीएनए बाइंडिंग साइट में कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है. वो इस तरह से ऐसे मॉडिफाई हो जाती है, अल्टर हो जाती है. सिंस उसकी अब शेप अल्टर हो गई है तो फिर अब ये जो हमारा रिप्रेसर है ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है ऑपरेटर से. सिंस इसकी साइड चेंज हो गई है, ये जो साइड थी इसकी शेप ऐसी रहनी चाहिए थी सो दैट ये डीएनए बाइंडिंग डीएनए के साथ बाइंड कर सके. सिंस अब इसके साइड में अल्टर हो गया है, शेप अल्टर हो गया, तो अब ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है. और इसके डिसोसिएट होने का अफेक्ट क्या होता है कि अब ये यहाँ से रिमूव हो जाता है हमारा जो रिप्रेसर है. सिंस रिप्रेसर रिमूव्ड फ्रॉम हेयर, there is no repressor now. So जो यहाँ पे हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड, वो फर्दर मूव करेगा क्योंकि अब वो ऑब्स्टेकल हट गया है. तो अब वो फर्दर मूव करेगा आरएनए पॉलीमरेज और इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ऑन हो जाएगी. Z, Y and A Z, Y and A can transcribe now to form a polycistronic mRNA and the transcription is switched on. So this is the basal level. जब हमारे पास रिप्रेसर रिप्रेस्ड हो जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर और पॉलीमरेज अपना नॉर्मली काम कर सके और नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन लेवल हो, उसको हम बोलते हैं बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सो अब इस टाइम पे क्या है, ये तीनों जीन्स ट्रांसक्राइब होंगे, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन बनेगा, Y से परमिएज और A से ट्रांससिटाइलेज. ये बेसल लेवल पे चलेगा काम सारा, जब ना कोई हमारे पास अफेक्टर है मतलब एक्टिवेटर है और ना ही कोई रिप्रेसर है, नॉर्मल काम चल रहा है. रिप्रेसर रिप्रेस्ड हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज. सो एक और चीज़, एक होता है आईपीटीजी, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड. ये क्या है, ये एक सिंथेटिक नॉन मेटाबोलाइजेबल एनालॉग है लैक्टोज का. मींस आईपीटीजी क्या है, वो भी एक आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड. इसका क्या है, ये एक ऐसा इंड्यूसर है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट्यूशियस इंड्यूसर. ये क्या करता है, ये भी सेम अफेक्ट करता है, ये भी लैकोपेरॉन को इंड्यूस करने का काम करता है, लेकिन ये एक मेटाबोलाइट नहीं है, सबस्ट्रेट नहीं है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का. वरना नॉर्मली तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ब्रेक करना होता है ना लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में. सो लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है और लैक्टोज भी एक्चुअल में एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है और फिर लैकोपेरॉन ऑन होती है. आईपीटीजी एक ग्रेट्यूशियस इंड्यूसर है जो कि कैपेबल है लैकोपेरॉन को इंड्यूस करने में, लेकिन एज अ सबस्ट्रेट खुद को सर्व नहीं कर रहा वो. सो ये एडिशनल इन्फो थी. अब हम जानेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन के बारे में. सो पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन और कैटाबोलाइट रिप्रेशन ये दो चीज़ें हैं. सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब अगर हमारे पास बैक्टीरिया जो है, हमारे बैक्टीरिया के पास कल्चर मीडिया में दोनों सोर्सेज हैं शुगर के, ग्लूकोज भी और लैक्टोज भी, तब वो क्या चूज़ करेगा. ग्लूकोज जो है सिंपलेस्ट सोर्स है जिसे अपटेक करना, मेटाबोलाइट करना बैक्टीरिया के लिए बहुत इजी रहता है. सो वही उसका प्रेफरेंशियल कार्बन सोर्स है फॉर एनर्जी. सो ग्लूकोज के ऊपर वो पहले फीड करेगा, पहले वो ग्लूकोज को चूज़ करेगा और जब तक ग्लूकोज अवेलेबल है तब तक वो उसी पे फीड करेगा. और अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया तब तक ग्लूकोज को ही यूज़ करेगा जब तक सारी की सारी ग्लूकोज एग्जॉस्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए. और सिंस ग्लूकोज प्रेजेंट है तो जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, रिप्रेस करता है दूसरे शुगर्स के मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है उनके सिंथेसिस को, वो उनके सिंथेसिस को रिप्रेस करता है. मींस ग्लूकोज जो है वो
दूसरे शुगर्स को यूटिलाइज करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स ज़रूरी हैं उनका सिंथेसिस ही नहीं होने देता बैक्टीरिया में। इसीलिए जब तक ग्लूकोज प्रेजेंट है तब तक वो बैक्टीरिया ग्लूकोज पे फीड करता है, और इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज अफेक्ट और कैटाबोलाइट रिप्रेशन, कि वो रिप्रेस कर रहा है बाकी शुगर्स के मेटाबॉलिज्म को। अपटेक ही नहीं करेगा बैक्टीरिया दूसरे शुगर्स को, क्योंकि उनके लिए उसके अपटेक के लिए सिंथेसिस जीन्स ही नहीं है। जैसे अगर हम लैक्टोज को भी अगर अपटेक कराना है तो हमारे पास बैक्टीरिया में पर्मियस होना चाहिए जो कि वाई जीन से कोड होता है, वो बिलो बेसल लेवल पे है। सो इसलिए उस टाइम पे वो ग्लूकोज पे फीड कर रहा है। जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगी देन वो लैक्टोज पे फीड करना स्टार्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं डायऑक्सिक ग्रोथ। इसके लिए हमारे पास एक ग्राफ रहता है जिसमें हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरियल डेंसिटी है, ये है बैक्टीरियल डेंसिटी, इस तरफ एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे है बैक्टीरियल डेंसिटी और एक्स एक्सिस पे है हमारे पास टाइम आवर्स में। सो क्या होता है कि एक तो ये फेज़ है हमारे पास ग्लूकोज भी है लैक्टोज भी है, जब तक सारा ग्लूकोज एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक बैक्टीरिया ग्लूकोज पे फीड कर रहा है और बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा है, डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, फिर एक टाइम आया जब सारी की सारी ग्लूकोज खत्म होगी, अब कोई ग्लूकोज ही प्रेजेंट नहीं है, तो अब क्या होगा, अब एक शॉर्ट लैग फेज आएगी, जो ये आप देख रहे हैं ये है लैग फेज। लैग फेज में क्या होगा, बैक्टीरिया वो उन एंजाइम्स को सिंथेसाइज करेगा जो दूसरा जो कार्बन सोर्स हमारे पास अवेलेबल है लाइक लैक्टोज, उसके अपटेक के लिए और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत है उनका सिंथेसिस करेगा। इस लैग फेज में वो एडप्ट करेगा कि वो लैक्टोज पे फीड कर सके। सो ये हमारे पास एक शॉर्ट लैग फेज आएगी एंड देन दोबारा से बैक्टीरिया की नंबर ग्रो करेगा क्योंकि उसको अब एनर्जी मिल रही है, वो डिवाइड कर सकता है। सो यहाँ पे लैक्टोज यूटिलाइजेशन है। सो इस तरह से डायऑक्सिक ग्रोथ चलती है। एक होता है ग्लूकोज यूटिलाइजेशन फेज, देन लैग फेज, शॉर्ट लैग फेज एंड देन लैक्टोज यूटिलाइजेशन। और इसको बोलते हैं ग्लूकोज अफेक्ट। जब तक ग्लूकोज है वो बाकी शुगर्स का मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम्स चाहिए उनको ही सिंथेसाइज नहीं होने देता बैक्टीरिया के ऊपर, तो उनको रिप्रेस करके रखता है। तो ग्लूकोज अफेक्ट और कैटाबोलाइट रिप्रेशन। सो अब पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे काम करता है, हमारे पास एक CAP करके जीन होता है, CAP या CRP, उसको हम CAP भी बोल सकते हैं और CRP भी बोल सकते हैं। तो CRP क्या है, CRP होता है CMP रिसेप्टर प्रोटीन, CAMP रिसेप्टर प्रोटीन, और इसको ही CAP भी बोलते हैं, कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन, कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन, CAP कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन और CMP रिसेप्टर प्रोटीन। CMP क्या होता है, CMP एक मॉलिक्यूल है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो एक एंजाइम होता है बैक्टीरिया में एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी से जब एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम अपना फंक्शन प्ले करता है तो वो CMP का सिंथेसिस कराता है। तो CMP प्रोटीन है, एक CRP प्रोटीन है। तो क्या रहता है जनरली कि जो CRP है हमारे पास, CMP रिसेप्टर प्रोटीन है, वो एक होमोडाइमर है और वो एक्टिवेटर की तरह काम करता है। तो ये CMP से बाइंड करता है, CRP CMP से बाइंड करता है। जब ग्लूकोज का लेवल लो होता है, when there is low glucose, then high CMP synthesis। जब ग्लूकोज का अमाउंट कम होता है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CAMP। ओके, ये रिलेशन याद रखना है। जब ग्लूकोज का अमाउंट लो है उस टाइम पे एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है और CMP का सिंथेसिस इंक्रीज कर जाता है। जब CMP सिंथेसिस होता है तो CMP जो है वो अपना CRP के साथ बाइंड करता है। CRP जो है हमारे पास CMP रिसेप्टर प्रोटीन, इसके साथ बाइंड करता है। तो CMP प्लस CRP
ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। सीआरपी होमोडाइमर है, एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, लैकोपेरोन के एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, उसको पॉजिटिव रेगुलेशन करवाएगा। तो सीआरपी जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सीएमपी से बाइंड करता है, और सीआरपी सीएमपी कॉम्प्लेक्स जो है, सीआरपी को ही हम सीएपी भी बोल रहे हैं, ठीक है। सीआरपी सीएमपी कॉम्प्लेक्स जाके ये कैप बाइंडिंग साइट से बाइंड करता है। ये जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस था, डीएनए का सीक्वेंस था पूरा प्रॉपर, इसमें हमारे पास यहाँ पे कैप बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है प्रमोटर के अपस्ट्रीम पे। जो स्ट्रक्चरल जीन्स का प्रमोटर है उसके अपस्ट्रीम पे अबाउट -61 पे, जहाँ से इनिशिएशन होती है ट्रांसक्रिप्शन की, उसको +1 बोलते हैं, और उसके डाउनस्ट्रीम पे प्लस के चलते हैं, +2 +3 बेस सीक्वेंस जो है डीएनए का, और उसके अपस्ट्रीम में माइनस के चलते हैं। तो -61 पोजीशन पे हमारे पास कैप बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। इस कैप बाइंडिंग साइट पे सीआरपी और सीएमपी आके बाइंड करेंगे, लेकिन जो सीआरपी है वो अपने आप से आके, सीआरपी या सीएपी जो है वो अपने आप से इस पे बाइंड नहीं कर सकता जब तक वो एलोस्टेरिक अफेक्टर लाइक सीएमपी से बाइंड ना करा। तो सीएपी जो है, हम इसको यहाँ सीएपी लिख लेते हैं फॉर कन्वीनियंस, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। बाकी सीएपी और सीआरपी एक ही बात है। सीएपी सीएमपी से बाइंड करके सीएपी और सीएमपी का कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो कॉम्प्लेक्स आके यहाँ बाइंड करता है। सीएपी सीएमपी कॉम्प्लेक्स आके यहाँ बाइंड करता है कैप बाइंडिंग साइट पे, एंड देन क्या करता है, इसकी वजह से डीएनए में चेंज आता है, कन्फर्मेशनल चेंज। कैसा चेंज आता है, वो डीएनए को 90 डिग्री बेंड दे देता है, जिसकी वजह से ये 90 डिग्री बेंड की वजह से सीआरपी जो है आरएनए पॉलीमरेज के साथ कांटेक्ट कर पाता है। देखो यहाँ पे हमारे पास प्रमोटर है, इस प्रमोटर, ये जो प्रमोटर है ये, इसके भी अपस्ट्रीम पे हमारे पास एक कैप बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। ये कैप बाइंडिंग साइट क्या है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंडिंग साइट। लेकिन जो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है वो अपने आप आके इससे बाइंड नहीं कर सकता, उसको इससे बाइंड करने के लिए चाहिए कि वो पहले सीएमपी के साथ एसोसिएटेड रहे। सीएमपी कब होगा सेल में, जब ग्लूकोज का अमाउंट कम होगा। व्हेन देयर इज लो लेवल ऑफ ग्लूकोज देन सीएमपी इज सिंथेसाइज्ड बाय द एडिनाइल साइक्लेज इन हाई अमाउंट, हाई सीएमपी कंसंट्रेशन, देन ये सीएमपी सीएपी के साथ बाइंड करेगा, और सीएपी सीएमपी कॉम्प्लेक्स कैप बाइंडिंग साइट ऑफ डीएनए पे बाइंड करेगा। देन ये डीएनए में एक 90 डिग्री का बैंड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये जो है ये प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जो प्रेजेंट है उसके साथ क्लोजली एसोसिएशन में आ जाएगा। अब सिंस प्रमोटर के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज फाउंड है, ठीक है, और ग्लूकोज लो है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज डीएनए में, सॉरी सेल के पास प्रेजेंट है, एलोलैक्टोज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो यहाँ से रिप्रेसर बना था उसके ऊपर एलोलैक्टोज है, और वो ऑपरेटर से बाउंड नहीं है। इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स की वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ऑलरेडी बेसल लेवल पे चल रही थी, क्योंकि रिप्रेसर इज रिप्रेस्ड या इनएक्टिवेटेड बाय इंड्यूसर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। सो बेसल लेवल पे ऑलरेडी चल रही थी ट्रांसक्रिप्शन। देन अब एक्टिवेटर प्रोटीन सीएपी अपने अफेक्टर सीएमपी के साथ जुड़ के कैप बाइंडिंग साइट पे आ गया, जिसकी वजह से अब इसने आरएनए पॉलीमरेज के साथ अपनी एसोसिएशन बढ़ाई, मतलब क्लोजली एसोसिएट आ गया, ये इसके कांटेक्ट में आ गया, और उसकी वजह से अब जो ट्रांसक्रिप्शन ऑपरेटर तो ऑलरेडी फ्री था क्योंकि इंड्यूसर ने रिप्रेसर को पकड़ के रखा हुआ है। अब जो है ये यहाँ पे फर्दर मूव करेगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है अबव बेसल लेवल चलेगी। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ट्रांसक्रिप्शन is positively
regulated due to the presence of activator protein CAP. So this is called above basal level of gene expression, above basal level. सो अब हमने देखा कि कैसे लैक ऑपेरॉन पॉजिटिवली रेगुलेट होता है और कैसे नेगेटिवली रेगुलेट होता है. अगर हमारे पास इंड्यूसर नहीं है तो नेगेटिवली रेगुलेट होगा. जो रिप्रेसर है वो आके ऑपरेटर से बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करेगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है बिलो बेसल लेवल पे चलेगी. इन केस हमारे पास इंड्यूसर आ जाता है जिसको हम बोल रहे हैं एलोलैक्टोज. अगर एलोलैक्टोज आया, उसने इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनाया जिसकी वजह से रिप्रेसर की डीएनए बाइंडिंग साइट में कन्फॉर्मेशनल चेंज आया और वो डिसोसिएट हो गया ऑपरेटर से. देन आरएनए पॉलीमरेज अपना ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू करेगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है बेसल लेवल पे चलेगी. देन हमारे पास एक और केस आता है कि अगर सेल के पास बैक्टीरियल सेल के कल्चर मीडिया में ग्लूकोज कम अमाउंट में है और लैक्टोज प्रेजेंट है. तो अगर दोनों चीज़ें प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो ग्लूकोज को ही यूज़ करेगा. उस टाइम पे लैक्टोज के एंजाइम से सिंथेसिस नहीं होगी और हमारा ग्लूकोज अफेक्ट चलेगा, कैटाबोलाइट रिप्रेशन होगा. लेकिन इन केस हमारे पास ग्लूकोज खत्म हो गई है और लैक्टोज प्रेजेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट है तो बेसल लेवल पे चल रही थी. देन जो ग्लूकोज के कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हमारा CAMP है उसका अमाउंट बढ़ जाता है. CAMP का अमाउंट बढ़ने की वजह से CAMP जो है CAP के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और CAMP CAP कॉम्प्लेक्स जाके कैप बाइंडिंग साइट जो कि अपस्ट्रीम ऑफ प्रमोटर प्रेजेंट थी उससे बाइंड करता है और फिर ये डीएनए में एक 90 डिग्री का बेंड लाता है और फिर आरएनए पॉलीमरेज के साथ कांटेक्ट करता है और उसको पॉजिटिवली रेगुलेट करता है. पॉजिटिव रेगुलेशन की वजह से ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये एनहेंस हो जाती है और ये अबव बेसल लेवल पे चलती है. इस तरह से जो हमारी रेगुलेशन है वो लैक ऑपेरॉन की चलती है नेगेटिव पॉजिटिव. सो हमने यहाँ पे पूरा अच्छे से नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेगुलेशन को डिस्कस किया. दिस इज़ अ समरी स्लाइड कि जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन का एक लेवल हो, लैक्टोज का एक लेवल हो, CAMP का क्या लेवल रहेगा और फिर कैसे कैसे ट्रांसक्रिप्शन चलेगी. सपोज हमारे पास सेल में ग्लूकोज का लेवल लो है और लैक्टोज का भी लेवल लो है. अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों का लेवल लो है, इन केस ग्लूकोज एंड लैक्टोज दोनों का लेवल लो है तो क्या रहेगा सीन. अगर ग्लूकोज का लेवल लो है तो CAMP की कंसंट्रेशन हाई होगी. CAMP की हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से जो हमारा CAP है वो CAMP के साथ कॉम्प्लेक्स बना के कैप बाइंडिंग साइट से बाइंड करेगा. ओके, ये तो हुआ कि अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लो है तो CAMP की हाई होगी और CAP CAMP कॉम्प्लेक्स कैप बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड करेगा. देन क्या, अब लैक्टोज की भी कंसंट्रेशन लो है. सिंस लैक्टोज की कंसंट्रेशन लो है तो इतना अमाउंट में इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है कि वो रिप्रेसर को रिप्रेस कर सके या इनएक्टिवेट कर सके. तो रिप्रेसर जो है अपना ऑपरेटर साइट पे आके बाइंड किया होगा जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बिलो बेसल लेवल पे चलेगी, लो रहेगा उसका लेवल. क्योंकि हमारा जब रिप्रेसर आके ऑपरेटर से बाउंड है तो भले ही एक्टिवेटर प्रेजेंट हो और पॉलीमरेज के लिए तो स्पेस ही नहीं है आगे वो मूव ऑन करे. अब पॉलीमरेज आके मूव ही नहीं कर पाएगा तो इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो फिर वो बिलो बेसल लेवल चीज़ें चलती रहेंगी. दूसरी चीज़ है, अगर हमारे पास ग्लूकोज का कंसंट्रेशन लो है और लैक्टोज का हाई है. अब लैक्टोज का कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से ऑलरेडी बेसल लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन ऑन था, बेसल लेवल पे चीज़ें चल रही थी क्योंकि हमारे पास लैक्टोज हाई अमाउंट में है. सिंस ग्लूकोज लो थी तो CAMP का कंसंट्रेशन बढ़ गया. पॉजिटिव रेगुलेटर CAMP के साथ कॉम्प्लेक्स बना के कैप बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड किया जिसकी वजह से अब रेगुलेटर भी प्रेजेंट है, एक्टिवेटर भी प्रेजेंट है और हमारा ऑपरेटर तो फ्री है क्योंकि ऑलरेडी बेसल लेवल पे चीज़ें चल रही थी तो पॉजिटिवली रेगुलेट हो गया और हाई अबव बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन चलेगी. नेक्स्ट आता है अगर ग्लूकोज हाई है और लैक्टोज भी हाई है. सिंस लैक्टोज हाई है तो लैक्टोज क्या करेगा, रिप्रेसर को रिप्रेस करके रखेगा. रिप्रेसर को, अब ये वही केस है जब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है. ठीक है, वो ग्लूकोज को यूज़ कर रहा है लेकिन जब ग्लूकोज को यूज़ कर रहा है लेकिन लैक्टोज भी हाई अमाउंट में है जिसकी वजह से जो लैक ऑपेरोन का रिप्रेसर है वो इनएक्टिव रहेगा क्योंकि इंड्यूसर जो है रिप्रेसर के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ऑपरेटर को फ्री करा देगा. देन अब सिंस ग्लूकोज भी हाई कंसंट्रेशन में है तो CAMP लो हो गया. CAMP लो होने की वजह से कैप बाइंडिंग साइट पे CAP CAMP
आके बाइंड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पॉजिटिव रेगुलेशन भी नहीं है। अब ना यहाँ पॉजिटिव रेगुलेशन है क्योंकि CMP का लेवल लो है, ना यहाँ नेगेटिव रेगुलेशन है क्योंकि रिप्रेसर को इनएक्टिव किया हुआ है, तो बेसल लेवल पे चलती रहेगी। नेक्स्ट है, अगर हाई ग्लूकोज है और लो लैक्टोज है, देन तो बिलो बेसल लेवल ही चीज़ें चलेंगी, क्योंकि हाई ग्लूकोज की वजह से CMP भी लो है, कोई पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं होगी, और लो लैक्टोज की वजह से रिप्रेसर जो है वो एक्टिव रहेगा, क्योंकि इतना इंड्यूसर नहीं है कि वो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करे। रिप्रेसर एक्टिव है तो नेगेटिव रेगुलेशन होगी और बिलो बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन चलेगी। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा मैटर जो हमने डिस्कस किया लैक्टोज की लैक ऑपेरॉन के रेगुलेशन के बारे में, कि किस तरह से बैक्टीरिया जो है लैक्टोज को किन कंडीशंस में अपटेक करेगा, अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों है तब बैक्टीरिया क्या करेगा, और फिर कैसे लैक्टोज लैक ऑपेरॉन की पॉजिटिव रेगुलेशन चलती है, कैसे नेगेटिव रेगुलेशन चलती है, कैसे चीज़ें बेसल लेवल पे होती है, कब अबव बेसल लेवल रहता है और कब बिलो बेसल लेवल रहता है। सो होप यू गेट ऑल दीज केसेस, you understand the complete concept of regulation of lac operon, and if you like this video, please share it with your friends. Thanks for watching it till the end, and keep watching friends. Thank you.